मित्रों नमस्कार। आज का अखबार में फिर आपका स्वागत है और आज भी आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं जिन पर चर्चा करनी है। आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वो संसद से है। संसद में आज दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर बड़ी चर्चा हुई। बीजेपी के सांसदों ने बड़ा रोष व्यक्त किया और हंगामा किया और उसके कारण दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई। लोकसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। ये मामला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा है। अलवर में कल इनकी एक सभा थी और वहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने शहादत दी है, चाहे इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, उनकी हत्या हुई थी और उस परिवार ने, जो गांधी नेहरू परिवार है, उन्होंने इस देश के लिए किया है, निश्चित तौर पर किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और बताएं कि उनका क्या उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है देश की आज़ादी में, क्या कुत्ता भी उनकी तरफ से गया है, क्या उनके कुत्ते ने भी कंट्रीब्यूशन किया गया। तो ये आपत्तिजनक बात थी। एक इतने बड़े सीनियर लीडर को, 80 साल के लीडर हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। तो आज संसद में दोनों सदनों में हल्ला हुआ। बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने खड़गे से माफ़ी मांगने को कहा, तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई और राज्यसभा में खड़गे ने कहा कि मैं सदन में अगर दोबारा वही बात बोलूँगा तो ये अच्छा नहीं होगा। और उन्होंने फिर वही बात अपनी दोहराई कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने शहादत दी है और बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया जो आज़ादी के आंदोलन में, क्योंकि बीजेपी तो थी भी नहीं, 1980 में बनी, पर बीजेपी से पहले जो थी वो भारतीय जनसंघ था। भारतीय जनसंघ में 1952 में बना और उससे पहले आरएसएस। तो उन्होंने कहा कि आरएसएस ने भी भूमिका नहीं निभाई थी और उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए थे। तो ये अननेसेसरी का जो उनका एक अच्छा खासा एक कैंपेन चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा का, उस कैंपेन को डीरेल करने की कोशिश है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो राज्यसभा में भी बड़ा बवाल मचा और फिर जो गोयल हैं, पीयूष गोयल सदन के नेता, उन्होंने कहा कि खड़गे को माफ़ी मांगनी चाहिए। मित्रों, आज संसद की एक समिति ने, सरकार ने कहा है संसद की समिति को कि हमारे पास अब अति आधुनिक हथियार और इस तरह की बहुत चीज़ें आ गई हैं जिससे हमारी जो सेना है वो बहुत मजबूत हो गई है और उसके कारण जो हमने व्यवस्था की है, चाहे बजट दिया है, चाहे उन्हें एम्पावर्ड किया है, उसके कारण हमारी सेना आधुनिक हथियारों से लैस हो गई है। तो ये बताना, क्योंकि हर बार जब भी संसदीय समिति की रिपोर्ट आती थी तो यही पता चलता था कि हमारी जो सेना है उसके पास गोला बारूद है वो एक्सपायरी डेट के हैं, जो हथियार हैं वो आउटडेटेड हैं। और जैसे हमारे पास युद्धपोत ही नहीं था 2-3 सालों से, तो अभी हमारे 2 युद्धपोत आ गए हैं, स्वदेशी, प्योरली स्वदेशी, जो भारत में बने हैं। तो इस तरह से अब सेना को एम्पावर्ड किया जा रहा है और इसमें सरकार ने बड़ी खुले मन से, बड़े दिल से सेना को पूरी तरह से मदद की है, चाहे धन की तरह से हो और चाहे उनको अन्य जो बातें हैं उनको लेकर हो। मित्रों, एक बड़ी खबर है। जो सतलोक आश्रम था हरियाणा का, उसमें अगर आपको याद हो कि रामपाल जो उस आश्रम के प्रमुख हैं, उनको 2006 में हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किया था और उसके बाद उनको वो तब से उन पर देशद्रोह और तमाम मुकदमे चले थे। तो 16 साल बाद जो जिला अदालत है उसका फैसला आया है, 16 साल बाद, और उनको बरी कर दिया गया है। 16 साल और करीबन 8 महीने में लगभग 17 साल वो जेल में रहे और उसके बाद अब उनको छोड़ दिया गया। तो ये जो हमारी न्याय व्यवस्था है इस पर जरूर सवाल उठाता है कि इतने साल आपने, 17 साल एक आदमी को जेल रखा, अगर वो आजीवन कारावास की सज़ा भी होती तो 14 साल होती, तो 17 साल जेल में रखा और अब आपने कहा कि वो निर्दोष है। दरअसल ये मामला जो 2 आश्रम थे उनके बीच में हुआ था। एक सतलोक आश्रम था जो इनका रामपाल का, और एक दूसरा कुछ लोग आए थे और उनके कारण जो करौठा एक जगह है वहाँ झगड़ा हुआ था और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और फिर खूब आपस में पथराव हुआ था, खूनी संघर्ष हुआ था, काफ़ी लोगों के सिर फूटे थे
और जब पुलिस गई थी तो ऐसा आरोप है कि रामपाल के लोगों ने बंदूक तान के पुलिस वालों को भगा दिया था। तो उसके बाद रामपाल को अरेस्ट किया गया और उनके उसके बाद तब से ही वो जेल में बंद है। तो अब जाके फैसला आया। तो बड़ी जो रामपाल के समर्थक हैं, सतलोक आश्रम के जो समर्थक हैं, वो बहुत खुश हैं और वो उनका जाहिर सी बात है कि खुश होने का वजह भी है। जैसे अभी कि आशाराम बाबू भी कई सालों से जेल में बंद हैं, उनके बारे में भी फैसला नहीं आया है। उनके बेटे को हालांकि आजीवन कारावास हुई है, तो उनको अलग अलग केस, एक केस में शायद उनको आजीवन कारावास हो गया। तो संतों का एक दौर था कि संतों के पीछे लोग पड़ गए थे और उनको जेल में डाला गया। तो ये पुराने मामले चल रहे हैं, अब उन पर सुनवाई हो रही है। मित्रों, आज एक जो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में झगड़ा चल रहा है, उसमें आज एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना ने। उन्होंने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का एक आदेश दिया है। 2016 में उन्होंने कैंपेन चलाया था और आपको याद है कि दिल्ली सरकार केवल विज्ञापनों पर जी रही है। दिन भर विज्ञापन, रेडियो में विज्ञापन, एफएम रेडियो पर विज्ञापन, अखबारों में विज्ञापन, टीवी पे विज्ञापन, इंटरनेट पे विज्ञापन, जहां आप देखो आपको केजरीवाल की फोटो दिख जाएगी। तो ये जो माहौल बना हुआ था कि चारों तरफ फोटो दिख रही है, विज्ञापन ही विज्ञापन दिख रहा, बहुत ही इतना ज़्यादा विज्ञापन की इतने पैसों से तो नई दिल्ली बच सकती थी। 400 करोड़ हर साल विज्ञापनों पे जा रहा था। तो एलजी ने उन जो कमेटी थी, उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि ये जो विज्ञापन है ये राजनीतिक प्रेरित है और ये एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो एलजी ने वो 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया है। और उसके बाद जब उन्होंने आदेश दिया तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया कि एलजी को ऐसे आदेश देने का अधिकार नहीं है, यानी वो जो आदेश दे रहे हैं उस आदेश का कोई मतलब नहीं है। खैर, अब उसमें जो इशू बनेगा वो तो बनेगा ही, लेकिन हाँ, ये हो गया। आज मोटा अनाज खाएं और इसे बढ़ावा भी दें। प्रधानमंत्री ने आज अपने सांसदों से कहा कि मोटा अनाज जो हमारा जौ है, बाजरा है, मंडुआ है, रागी है, इसको खाएं और इसका प्रचार भी करें। ये जो देश है, हमारा देश, ये बेसिकली हमारा देश तो है ही मोटा अनाज का। हमारे यहाँ जो हम लोग अपना खेतों में जो उगाते हैं, धान और गेहूं के अलावा ये मोटा अनाज पे हमारी जो पौष्टिकता है वो इन्हीं मोटे अनाजों से होती है। चाहे रागी हो, मंडुआ हो, बाजरा हो, ज्वार हो, और भी जो रीजनल है। अगर महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो वहाँ कुछ और है, साउथ में चले जाएंगे तो कुछ और है। तो हर स्टेट में कुछ न कुछ मोटा अनाज मिलता है, बनता है, उगाया जाता है और उससे जो स्थानीय लोग खाते हैं वो हिष्ट पुष्ट रहते हैं। तो आज संसद में भाजपा की नेशनल जो उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी है उसकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज की जो उसकी खासियत है उसके बारे में बताया। और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने और जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भोज का इंतज़ाम किया हुआ था। तो आज संसद भवन के जो परिसर है वहीं भोजन का इंतज़ाम, और वहाँ मोटे अनाज का ही भोजन बनाया गया था, यानी जो हमारे देशज अनाज हैं उनका खाना बनाया गया था। तो प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को कहा कि आप इसको आगे लेके जाएं और लोगों को बताएं। तो मित्रों, इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे आज एक खबर आई है कि सेबी ने एक आदेश दिया है और वो आदेश बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो ये आदेश है सेबी की तरफ से कि जो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और या कोई निवेश करते हैं तो उसमें भी आपको कलर कोडिंग होगी। जैसे येलो, ग्रीन, रेड, इस तरह से, जैसे कोई पोल्यूशन को लेके होती है कि जो एरिया ग्रीन होते हैं इसका मतलब वहाँ सब ठीक है, और जो येलो होते हैं इसका मतलब वहाँ पोल्यूशन है, और रेड होते हैं तो उसका मतलब खतरनाक इलाके हैं, वहाँ चाहे पानी का हो चाहे वायु प्रदूषण हो वो खतरनाक स्तर पर आता है। तो इसलिए सेबी ने भी ऐसी कलर कोडिंग की है कि कौन सा शेयर मार्केट में कौन सा शेयर, कौन सा जो म्यूचुअल फंड है वो ग्रीन एरिया में है, कौन सा येलो है, कौन सा रेड है। इस तरह से उन्होंने
जो उपभोक्ता हैं, जो निवेशक हैं, उनकी सहूलियत के लिए कि आपको पता लगे कि इसमें रिस्क कितना है। तो रिस्क कम हो तो ग्रीन में आप जाइए, और अगर रेड में जाना है तो रिस्क ज़्यादा है। हालांकि उसमें हो सकता है कि जो वो लोग दावा कर रहे होंगे कि इसमें हम ज़्यादा आपको देंगे, तो अगर ज़्यादा आपको ब्याज दे रहे हैं या प्रॉफिट दे रहे हैं, इसका मतलब उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो ये सेबी ने एक अच्छा काम किया है। आज दोस्तों जो संसदीय समिति है पर्यटन की, उसने भी आज रिकमेंड किया है कि जो सी प्लेन है उसके काम को बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सी प्लेन का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया था। अहमदाबाद में साबरमती नदी से एक सी प्लेन उड़ा था, और जो नर्मदा के किनारे केवड़िया में जहाँ तालाब बना हुआ है, उस तालाब में वो सी प्लेन उतरा था, और उस वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री शामिल हुए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत में भी सी प्लेन चलना शुरू हुआ, लेकिन वो सिर्फ एक प्रायोगिक तौर पे ही हुआ, उसके बाद वो बंद हो गया, नहीं चला। वो क्यों नहीं चला, उसके पीछे क्या कारण थे, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन आज संसदीय समिति ने कहा कि इसको आप चलाइए, ताकि इसका पर्यटन बढ़ेगा और इसमें रोजगार के साधन होंगे। एक नई विधा खड़ी होगी, जो अभी तक सिर्फ हम हवा में तो चलते हैं, लेकिन एक प्लेन जो पानी से उड़ता है, पानी में ही उतरता है, ये पर्यटकों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि वैसे तो लोग हवाई जहाज़ में जाते ही हैं, उनके लिए तो बाकी रूट है ही, लेकिन सी प्लेन का ये एक नया तरीका था, लेकिन वो तो सिरे नहीं चढ़ा। और आज संसद में बिहार का जो शराब कांड है उसको लेकर फिर चर्चा हुई। भाजपा के सांसदों ने राज्य सरकार में हस्तक्षेप की मांग की कि राज्य सरकार इसको टैकल नहीं कर पा रही है, और इस तरह से बयानबाजी होती रही। तो इसमें तो मित्रों, इसमें गुजरात में 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा का साथ दिया है। वैसे भाजपा को निर्दलीयों की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि 182 में से 156 सीटें जीती है भाजपा ने, और एक प्रचंड जीत हुई है। इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई, और ये इतिहास कायम हुआ है। तो उसमें अब 3 विधायक जो निर्दलीय थे वो जीते, और उन्होंने आज भाजपा का साथ ले लिया। यानी हालांकि उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन अब भाजपा के साथ वो आएंगे तो समंदर में एक मछली की तरह घूमते रहेंगे, उनको कोई महत्व नहीं मिलेगा। और मित्रों, जो आज एक आरोप लगाया है अपोजिशन ने कि मनरेगा में गैर भाजपा राज्यों को नहीं मिला पर्याप्त धन। इनका आरोप है कि जो भाजपा शासित प्रदेश है उनको तो मनरेगा के तहत पूरा धन मिल रहा है, लेकिन जो गैर भाजपाई राज्य हैं उनको धन नहीं मिल रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बात में पूरी तरह से सच्चाई न हो, क्योंकि जो मनरेगा है वो कानून के तहत है, उसमें आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो संसद से पास हुआ एक कानून है। ये डिमांड ड्रिवन है, यानी जितने लोग काम मांगेंगे उनको काम देना जरूरी है। हाँ, इसमें हिस्सा जरूर है कि पहले जो शुरुआत हुई थी ये तो 80-20 के हिसाब से हुई थी, फिर 75-25 के हिसाब से हुई, और अभी शायद 50-50 के हिसाब से हुई है। 50% सरकार देगी और 50% राज्य सरकारें देगी। तो इसलिए हो सकता है कि इस पैसे को रिलीज़ करने में डिले हो रहा हो, या राज्य सरकारें अपना खर्चा नहीं उठा पा रही हो। ऐसा कई बार होता है कि राज्य सरकारें कहती हैं कि वो इनके पास खर्चा नहीं है पैसा, तो इसलिए कुछ बातें उसमें हो जाती हैं। और मित्रों, उसके अलावा जो अभी महाराजा जो चार्ल्स तृतीय हैं, यूके के जो महाराजा बने हैं, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी, और अब जो राजा बने हैं, तो वो राजा जो नोटों पर उनकी फ़ोटो छपेगी, क्योंकि अभी तक क्वीन की फ़ोटो छपती थी, अब किंग की फ़ोटो छपेगी चार्ल्स की। तो उनका एक डिज़ाइन का अनावरण हो गया, वो डिज़ाइन अप्रूव हो गया। अब वो मार्केट में जो नए नोट आएंगे, जो नए पाउंड आएंगे, उनमें चार्ल्स तृतीय की फ़ोटो होगी। DSI ने जैव विविधता की रक्षा में मदद मिलेगी। बेहतरी के लिए भारत और पाक में सार्थक संवाद जरूरी। अमेरिका ने कहा है कि शांति के लिए और बेहतरी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में संवाद होना चाहिए, क्योंकि अभी संवाद रुका हुआ है। इसलिए रुका हुआ है
कि पाकिस्तान की तरफ से उल्टे पुल्टे बयान आ रहे हैं, और पाकिस्तान का विदेश मंत्री ने तो हमारे प्रधानमंत्री को बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, और वहाँ सरकार गिर रही है, बन रही है, और सेना का इस तरह हस्तक्षेप है कि कोई बात ही नहीं कर पा रहा। इमरान खान ने बात करने की कोशिश की तो उनको गद्दी से हटा दिया। तो वहाँ बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। उत्तर कोरिया ने जापान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। जो उत्तर कोरिया है, जो तानाशाह है वहाँ, ये तानाशाह जापान को धमकी दे रहा है। तो ये भी मुझे लगता है कि ये एक नए युद्ध को, कि ये सुगबुगाहट सी हो रही है। यूक्रेन युद्ध 2023 तक खत्म हो जाएगा, यानी अगले साल शुरुआत में खत्म हो जाएगा, ऐसा जो यूएन जनरल सेक्रेटरी हैं गुटेरेस, इन्होंने कहा है कि अब युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 8-9 महीने हो गए और यूक्रेन बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो इस युद्ध का समापन होना जरूरी है। अर्जेंटीना स्वदेश लौट गई है, और आज जिस तरह से अर्जेंटीना का स्वागत हुआ वो कमाल का स्वागत था। ऐसा लगा कि पूरा अर्जेंटीना सड़कों पर उतर आया है, और चारों तरफ लोगों ने उनका स्वागत किया। तो उनके जो स्टार प्लेयर हैं मेसी, उसका जमकर स्वागत हुआ। और तो इसके अलावा रोहित और सैनी दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए, क्योंकि दोनों को चोट लगी हुई है। पहले टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 188 रनों से हरा दिया है। तो दूसरा टेस्ट अब शुरू होगा, तो उसमें दोनों नहीं है, न सैनी है और न ही उसमें रोहित शर्मा है जो कैप्टन है। छोटी कारों पर टैक्स की दरें कम करने की वकालत की है जो मारुति के चेयरमैन है आर.सी. भार्गव। उन्होंने कहा है कि जो कारें हैं उनमें एक जैसा ढांचा नहीं होना चाहिए, यानी छोटे कारों पर भी 28% जीएसटी और बड़े कारों पर भी 28%, ये ठीक नहीं है। हालांकि बड़े कारों में पर 28% प्लस सर्विस टैक्स लगता है, उस पर उपकर लगता है। तो जैसे एसयूवी है उन पर 22% और लगता है, तो 28 और 22 50% हो जाता है। तो जो छोटे कार हैं इनका कहना है कि उनको और छोटा, उनको स्लैब कम करना चाहिए, 28 की जगह 18 होना चाहिए। तो इसमें सरकार सोचे कि इसमें क्या करना है। विदेश से 2 पालतू जानवर विमान में लाने की अनुमति मिल गई है। ये हमारे जो शहरी विकास, जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उन्होंने परमिशन दे दी है कि अगर आप 2 आपके पास पेट हो तो उनको आप जहाज़ में ला सकते हैं। और इस बार जो विनिवेश हुआ है उससे बहुत पैसा मिला है। 4.04 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है पिछले 8 सालों में। 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुई। ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हिंदुस्तान में निवेश करने से लोग पहले हिचकते थे। और अभी एक और अच्छी खबर है कि देश में 97% हिस्से में बैंकिंग सुविधा पहुंच गई है भारत में। चूँकि हमारा देश बहुत विशाल देश है, यहाँ कहीं कहीं नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है। ऐसे में अगर 97% कवरेज हमारी बैंकिंग की हुई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो एक जनधन स्कीम चलाई थी प्रधानमंत्री ने, और डिजिटल इंडिया के कारण जो ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल जो फाइबर केबल बिछ रहे हैं, उनके कारण ये संभव हो पाया है। तो ये देश के लिए वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना सहयोग और अपना प्यार देते रहिए, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।